सभी बॉलीवुड सिनेमा की चाहने वालों को जितेंद्र माथुर का एक बार फिर से नमस्कार। फॉरगॉटन बॉलीवुड जेम्स के इस नए अंक में मैं एक बार पुनः आपका का नाम है परवाना। यह फिल्म सन 1971 में प्रदर्शित हुई थी और इसके प्रमुख कलाकार थे अमिताभ बच्चन, योगिता बाली, नवीन निश्चल और ओम प्रकाश। फिल्म परवाना टाइटल को सार्थक करती है। पहले मैं आपको बता दूं कि परवाना कहते किसे। परवाना मोमबत्ती की लौ पर मंडराने वाले पतंगे को कहते हैं और उसका संबंध शमा से जोड़ा जाता है। शमा यानी जलती हुई मोमबत्ती। परवाने की यानी पतंगे की ये प्रकृति होती है कि वो जलती हुई लौ के निकट आता है और उसमें भस्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन हमारे शायरों ने शमा और परवाना की जुगलबंदी को प्रेम से जोड़ा है और वो ये कहते हैं कि परवाना प्रेमी है, शमा प्रेमिका है। यानी एक सच्चा प्रेमी परवाने की तरह व्यवहार करता है और अपनी शमा जिसे वह चाहता है उसके लिए, उसके निकट पहुंचने के लिए उसे मरना भी मंजूर होता है। ऐसी दीवानगी होती है परवाने की प्यार में शमा के लिए। बहरहाल हकीकत क्या है और शायरों का फसाना क्या है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। फिर भी जो प्रेमी अपनी प्रेमिका को दीवानगी की हद तक प्यार करते हैं वे अपने आप को परवाना ही कहलाना पसंद करते हैं। वो उसके लिए मर जाना चाहते हैं, मिट जाना चाहते हैं, कुछ भी कर गुजरना चाहते हैं। और सच तो यही है दोस्तों कि सच्चे प्यार की आग में झुलकता हुआ प्रेमी कुछ भी कर सकता है, किसी की जान ले सकता है, अपनी जान ले सकता है। ये कहानी ऐसे ही एक परवाने की है जिसकी भूमिका निभाई है अमिताभ बच्चन ने। अमिताभ बच्चन उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आए थे और ये 70 के दशक का आरंभ था। जो भी फिल्म उन्हें मिलती थी वे कर लेते थे। फिल्म में उनकी भूमिका बड़ी सशक्त है लेकिन उसमें ग्रे शेड्स हैं। फिल्म के रोमानी नायक हैं नवीन निश्चल, नायिका हैं योगिता बाली। अमिताभ बच्चन एक चित्रकार हैं और बड़े अच्छे चित्रकार हैं। वे अशोक सक्सेना नाम के व्यक्ति जो कि ओम प्रकाश हैं उनसे और उनके परिवार से अच्छे संबंध रखते हैं। अशोक सक्सेना विदुर हैं, उनका अपना कोई परिवार नहीं है, केवल एक भतीजी है योगिता बाली जिसके विवाह का दायित्व अब उन पर है। अमिताभ बच्चन उन पर ये जाहिर करते हैं कि वे योगिता बाली को चाहते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं, जिस पर ओम प्रकाश को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वे स्पष्ट कर देते हैं कि होगा वही जो योगिता बाली की अपनी मर्जी होगी, वे अपनी मर्जी उस पर थोपेंगे नहीं। योगिता बाली को आखिर अमिताभ बच्चन के प्रेम का पता तो लगता है मगर बहुत देर से, क्योंकि इस बीच उनकी मुलाकात हो जाती है नवीन निश्चल से और वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। अतः जब अमिताभ बच्चन अपना प्रेम निवेदन योगिता बाली के सामने रखते हैं तो योगिता बाली के पास उसे विनम्रतापूर्वक ठुकरा देने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। लेकिन शमा अगर दूर हटा दे तो भी परवाना दूर कैसे हटे, उसे तो शमा के पास जाना ही है। अब ये एक प्रेम त्रिकोण बन जाता है योगिता बाली, नवीन निश्चल और अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन एक बार फिर से ओम प्रकाश के पास पहुंचते हैं और उनसे फिर से निवेदन करते हैं कि वे योगिता बाली का हाथ उनके हाथ में दीजिए। लेकिन इस बार ओम प्रकाश उन्हें डांट देते हैं। वे कहते हैं बार बार मेरे पास आने से कोई मतलब नहीं है। अगर योगिता बाली तुम्हें नहीं चाहती, मेरी भतीजी तुम्हें पसंद नहीं करती तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम उसे भूल जाओ। एक दिन ओम प्रकाश के पास एक चिट्ठी आती है जिसमें नवीन निश्चल की बाबत बहुत कुछ बुरा बुरा कहा गया है। लेकिन उस चिट्ठी के आने से थोड़ा पहले एक रात को अमिताभ बच्चन को अपने एक काम से कोलकाता जाना होता है और नवीन निश्चल को उनके घर पर एक फ़ोन आता है कि वे जल्दी से जल्दी ओम प्रकाश के पास पहुंचे। योगिता बाली उस समय अपने घर पर नहीं है। लेकिन जब नवीन निश्चल ओम प्रकाश के घर पर पहुंचते हैं तो ये पाते हैं किसी ने उनका गला घोंटकर उन्हें मार डाला है। हत्या का आरोप नवीन निश्चल पर ही लगता है। ये गिरफ्तार हो जाते हैं, उनके ऊपर मुकदमा चलता है।
वे सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अमिताभ बच्चन ने उन्हें फ़ोन कॉल क्यों की। क्योंकि अमिताभ बच्चन मुकर जाते हैं कि उन्होंने उन्हें ऐसी कोई फ़ोन कॉल नहीं की थी, वे तो रेलगाड़ी से कलकत्ता जा रहे थे और यात्रा में थे। अब ये रहस्य कैसे सूझे। इधर नवीन निश्चल के पास ओम प्रकाश की लिखी हुई एक चिट्ठी पहुंचती है, जिसमें ओम प्रकाश उन्हें बुरा भला कहते हैं और योगिता बाली की शादी उनसे करने से इनकार कर देते हैं। अब उनका संदेह नवीन निश्चल पर और भी पुख्ता हो जाता है, लेकिन योगिता बाली नवीन निश्चल के बिना रह नहीं सकती। वे उनके लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार हो जाती है। तब आखिरकार खुलासा होता है कि सच्चाई क्या थी। ये जानना कोई मुश्किल काम नहीं है कि ओम प्रकाश का हत्यारा वास्तव में कौन है, लेकिन खास बात यह है कि उसने खून किया तो कैसे किया। ये खून की योजना ही इस फिल्म की हाईलाइट है, इस फिल्म की यूएसपी है, लेकिन इसे फुटेज कम मिला है। ज़्यादातर भाग में प्रेम त्रिकोण और योगिता बाली नवीन निश्चल के रोमांस पर ही जोर दिया गया है। अंतिम भाग में ये कत्ल की योजना सामने आती है जो दिमाग को चकरा देने वाली है। ये वो ज़माना था जब न तो हवाई जहाज़ के सफ़र में और न ही रेलगाड़ी के सफ़र में आइडेंटिटी प्रूफ मांगे जाते थे। वो समय इंटरनेट का नहीं था और रेल के टिकट भी और प्लेन के टिकट भी कागज़ पर जारी किए जाते थे। प्लेन के टिकट तो एक जैकेट में दिए जाते थे और सब लोग प्लेन से सफ़र कर भी नहीं पाते थे। ये वो ज़माना नहीं था, इसलिए जो भी योजना हत्यारे ने बनाई थी वो चल गई, चल निकली। उसने बड़ी ज़ोरदार योजना बनाई थी और फिल्म के VCD DVD के कवर पर ये लिखा भी जाता है कि हत्या की एक ऐसी योजना जिसने भारतीय रेल को अपनी समय सारणी बदलने पर विवश कर दिया। ऐसा होता नहीं है, यह केवल एक प्रमोशनल गिमिक है, फिल्म के प्रचार का, उसकी VCD DVD के प्रचार का एक तरीका है। बहरहाल परवाना अंत में अपनी क्षमा के लिए बलिदान हो जाता है। वो अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और अपनी क्षमा के प्रेमी को अदालत से बरी करवा देता है। लेकिन उसके बाद परवाने के जीने का भी क्या मतलब, वो क्यों जिए, किसके लिए जिए, जब उसकी क्षमा की सोहबत उसे हासिल नहीं। फिल्म दुखांत है लेकिन अच्छी है। फिल्म में कॉमेडी का भी तड़का है और अच्छा है। फिल्म के गीत संगीत के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि मदन मोहन एक महान संगीतकार थे, लेकिन फिर भी इस फिल्म में उनका संगीत उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सका जिनके लिए वे जाने जाते थे। 2 गीत फिर भी अच्छे हैं। तकनीकी रूप से फिल्म ठीक है। मधुसूदन की कहानी को ज्योति स्वरूप में ठीक ठीक ढंग से पर्दे पर उतारा है, लेकिन सच कहा जाए तो निर्देशन उतना बढ़िया नहीं है जितना बढ़िया इस अच्छी कहानी का होना चाहिए था। फिर भी फिल्म बांधिए रखती है। कलाकारों ने अभिनय बहुत अच्छा किया है। अमिताभ बच्चन को पहली बार अपने करियर में एक ऐसी भूमिका मिली थी जिसमें ग्रे शेड्स थे जो पूरी तरह सकारात्मक नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसे पूरे मनोयोग से निभाया है और भविष्य में जो एंग्री यंग मैन पर्दे पर आने वाला था उसकी एक झलक इसमें देखी जा सकती है। नायिका योगिता बाली और नायक नवीन निश्चल दोनों ने अच्छा अभिनय किया है। ओम प्रकाश का अभिनय भी अच्छा है, सहायक कलाकारों का अभिनय भी अच्छा है। कोर्टरूम ड्रामा में सरकारी वकील के रूप में सामने आते हैं शत्रुघ्न सिन्हा और वे भी अच्छा अभिनय करते हैं। बहरहाल यह एक रोचक फिल्म है, एक अच्छा ड्रामा है जिसे आप निसंकोच देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्रीराम राघवन की फिल्म जॉनी गद्दार, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अत्यंत सफल रही थी, भी इसी से प्रेरित थी। उस फिल्म में भी जो हत्यारा नायक था उसने परवाना फिल्म के हत्यारे से ही प्रेरणा ली थी। इस अच्छी फिल्म को, जो कि बहुत अच्छी बन सकती थी लेकिन बनी नहीं, मैं अपनी 3 स्टार की रेटिंग के साथ सभी उन सिने प्रेमियों को रेकमेंड करता हूँ जो प्रेम त्रिकोण के शौकीन हैं, जो रोमांटिक फिल्म देखना चाहते हैं और जिन्हें थोड़ा बहुत थ्रिलर भी पसंद है। इसे देखिए, आनंदित होइए। अमिताभ बच्चन के प्रशंसकों के लिए तो उनकी ये पुरानी फिल्म किसी उपहार से कम नहीं।